वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंड आज हम जिस इंडियन मोरल थिंकर को डिस्कस करने वाले हैं, ही इज नॉन अदर देन महात्मा गांधी। आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन के सारे पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए थॉट्स लाइक हिज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस थॉट्स, मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इस बात को लेकर के श्योर हूं कि आज के क्लास के बाद आप लोगों को गांधीज़म पर, गांधीवाद पे लिखने के लिए कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। सबसे पहले कि ही वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इनको फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। एंड ही बॉर्न इन 1869 एंड गॉट किल्ड इन 1948। इनके लाइफ पर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स का एंड इंडिविजुअल्स का इन्फ्लुएंस रहा है। उसमें अगर बात करें तो इनके लाइफ पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है भगवत गीता का। भगवत गीता से इन्होंने कर्मयोग सीखा, निष्काम कर्म सीखा है। एंड जैनिज्म से इन्होंने अहिंसा सीखा। अ वेरी फेमस रशियन नोवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय, ही वॉज अ वेरी फेमस स्कॉलर देयर। एंड लियो टॉल्स्टॉय ने एक बुक लिखा था कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और उसी बुक से इन्फ्लुएंस होकर के गांधी जी ने सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस यह सीखा। तो लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने क्या सीखा? सत्याग्रह, कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अहिंसा के साथ सत्याग्रह कीजिए। तो लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने सत्याग्रह सीखा। एक सेकंड स्कॉलर हैं जॉन रस्किन, ये इंग्लिश स्कॉलर थे। एंड इन्होंने एक बुक लिखा था अनटू दिस लास्ट। एंड उस किताब में जॉन रस्किन ने जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसकी आलोचना करी थी, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना करी थी। एंड गांधी जी ने भी वहां से जो कंसेप्ट था सर्वोदय लिया एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। क्योंकि जो जॉन रस्किन थे वो कहते हैं कि एवरीवन शुड रिसीव सेम सैलरी रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन। कहते हैं कि एवरीवन, सबको एक समान सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे कोई कौन सा काम कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए वहां से डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब कर्म को, काम को सम्मान, श्रम को सम्मान, ये गांधी जी ने वहां से लिया। एंड सर्वोदय का कंसेप्ट वहां से लिया है। ठीक है। थर्ड स्कॉलर इज हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, ही वॉज एन अमेरिकन स्कॉलर। एंड इन्होंने एक बुक लिखा था, एक एसे लिखा था, बल्कि उसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस ऐसे का ही नाम था। गांधी जी ने उनको पढ़ा और वहां से सिविल डिसओबीडियंस का कंसेप्ट गांधी जी ने अडॉप्ट किया। तो गांधी जी के लाइफ पर इन लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है। अब आते हैं कि गांधी जी का जो कोर इथिकल प्रिंसिपल था कि किसी भी कंडीशन में गांधी जी कहते थे कि आई विल नॉट कंप्रोमाइज विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कहते थे कि बाकी सभी चीजों से मैं समझौता कर सकता हूं, लेकिन सत्य और अहिंसा से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। ठीक है। एंड ही वॉज वेरी फेमस फॉर लीडिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गांधी जी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन था। चलिए अब इनके फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ लाइफ को गांधी जी ने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है कि जीवन में कुछ ऐसा करो, कुछ ग्रहण करो, कुछ जीवन में अपनाओ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन से त्याग दो। तो उन्होंने 11 वोज, मतलब एकादश महाव्रत, ही रोट अ लेटर एंड मेंशन्ड एकादश महाव्रत इन इट टू अडॉप्ट टू एवरीवन फॉर बीइंग अ ह्यूमन काइंड। इन्होंने कहा कि अगर आप बहुत अच्छा इंसान बन रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा इंसान होना चाहते हैं, तो मैं आपको ये 11 वोज है, 11 एकादश व्रत हैं, एकादश महाव्रत हैं, इनको बताता हूं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप एक बेस्ट ह्यूमन काइंड बन जाएंगे, एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है।
फिर इन्होंने कहा एंड यू हैव टू लिव 7 सोशल सीन्स ऑफ लाइफ, और आपको 7 सामाजिक पापों से दूरी बनानी होगी। इन्होंने कहा कि 11 महाव्रत हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा, और 7 महापाप हैं जिन्हें अपने जीवन से दूर करना होगा, तब आपका जीवन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इनके एकादश महाव्रत के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट महाव्रत ऑफ इट इज सत्या, ट्रूथ। कहते हैं कि इनकम्पास ट्रूथफुलनेस इन वर्ड्स एंड डीड्स, अपने बोलने में और करने में दोनों जगह सत्यता रखो। मतलब आपके शब्दों में और आपके कार्यों में दोनों जगह समानता हो, एंड आप हमेशा सत्य का पक्षधर रहो। तो जीवन में जब आप ट्रूथफुलनेस को अपनाओगे तो लाइफ प्योर हो जाएगा। सेकंड कहते हैं, सेकंड इज अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट टू ऑल लिविंग बीइंग। किसी भी जीवन के प्रति अहिंसा की भावना रखो। तो ये जो अहिंसा का कंसेप्ट है वो कहां से ले रहे हैं, जैनिज्म से। तो जैनिज्म में किसी भी लाइफ के लिए अहिंसा का कंसेप्ट है। वही गांधी जी भी अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं कि अहिंसा टू ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इन थॉट एंड एक्शन ऑल्सो। किसी के खिलाफ, किसी भी जीव के खिलाफ हिंसा नहीं। और कैसी हिंसा, मतलब विचारों और कार्यों से हिंसा नहीं। विचारों से भी हिंसा नहीं, मतलब किसी के बारे में हिंसात्मक सोच भी नहीं रखनी है। बाहर प्रदर्शन की तो बात ही नहीं है, सोचने में भी किसी के बारे में हिंसा की भावना नहीं सोचनी है। सबके प्रति अहिंसा की भावना दिमाग में भी रखनी है, मस्तिष्क में भी रखनी है। ठीक है। इनका थर्ड एकादश महाव्रत है ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। कहते हैं कि कंट्रोल ऑल सेंसेस एंड पैशंस। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन है, उनको कंट्रोल करना सीखो। अपने शरीर के इंद्रियों को, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां एंड 5 कर्म इंद्रियां, उनको कंट्रोल करना सीखो। और यही कंट्रोल करना क्या है, ब्रह्मचर्य है। वो ये नहीं कहते हैं कि शादी विवाह मत करो, कहते हैं कि शादी विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, लेकिन जो काम वासना है इस पर नियंत्रण रखो। काम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिर्फ संतान उत्पत्ति, न कि फिजिकल प्लेजर। कहते हैं कि भौतिक सुखों से दूरी बनाओ, सिर्फ अपने दायित्वों को पूरा करो, और यही क्या है, ब्रह्मचर्य है। फोर्थ वन इज अस्तेया, नन स्टीलिंग, चोरी मत करो। अब चोरी मत करो को डिफाइन कैसे करते हैं, बियॉन्ड फिजिकल थेफ्ट, सिर्फ बाहरी चोरी नहीं, बल्कि रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग मोर देन वंस नीड। अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी लेने से बचो, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही लो। एंड अवॉइड एक्शंस दैट डिप्राइव अदर्स, और वैसा कुछ भी कार्य मत करो जो दूसरे को वंचित करता है, मतलब दूसरे के अधिकारों को, दूसरे की संपत्ति को लेता है, उनको कम करता है, ऐसा कोई भी कार्य मत करो। तो अस्तेया गांधी के लिए क्या है, नॉट थेफ्ट ओनली, सिर्फ चोरी नहीं। कैसी चोरी, कि बियॉन्ड फिजिकल थेफ्ट, रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग मोर देन वंस नीड, अपनी जरूरत से अधिक नहीं लेना है, एंड वैसा कुछ भी नहीं लेना है जो दूसरों को क्या कर रहा है, दूसरे के भाग में कमी कर रहा है। ठीक है, तो ये उनका अस्तेया है। पांचवा है अपरिग्रह, नॉन पोसेशन। कहते हैं कि टेकिंग ओनली ट्रूली नीडेड, उतना ही लेना है जितना कि आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत से अधिक नहीं। रिनाउंसिंग एक्सेसिव, जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो क्या करो, छोड़ दो, अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं लो। आप सभी जानते हैं कि जैनिज्म में 5 महाव्रता का कंसेप्ट है, एंड गांधी के 11 महाव्रत में जो 5 प्रारंभ के महाव्रत हैं वो पांचों जैनिज्म से लिए गए हैं। तो इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म ऑन गांधी। ठीक है। 6 महाव्रत है
अस्वादा। अस्वादा मीन्स कंट्रोल ऑन टेस्ट। स्वाद के लिए कुछ भी नहीं खाओ, अपने स्वाद पर, अपने टेस्ट पर कंट्रोल रखो। इट टू लिव ओनली, नॉट टू फील प्लेजर। उतना खाओ जिससे कि शरीर जीवित रहे और स्वस्थ रहे। शरीर को सुख देने के लिए, जिह्वा को सुख देने के लिए नहीं खाओ। ठीक है, तो मतलब अपने खाने पर भी कंट्रोल रखो। कंट्रोल द डिजायर ऑफ द टेस्टफुल फूड्स। टेस्टी खाना खाने की भावना नहीं रखो। ओके। 7th वन इज शरीर श्रम। कहते हैं कि लेबर वाला काम करो, बी लेबरस। लेबरियस जितना होगे उतना आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। वो कहते हैं कि एम्फेसाइजिंग फिजिकल लेबर, कि हर व्यक्ति को, एवरीवन शुड वर्क और एवरीवन शुड डू शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर। कहते हैं कि चाहे कोई भी आप प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अपने घर में कुछ फिजिकल वर्क जरूर करो, कुछ शारीरिक श्रम जरूर करो। इसीलिए गांधी जी का जो आश्रम होता है, उन आश्रम में सभी लोगों से क्या करवाते हैं? फिजिकल वर्क जरूर करवाते हैं। कि सबको क्या करना है? कहीं पर गड्ढे खोदने हैं, कहीं पर नाली गली की सफाई करनी है। तो फिजिकल वर्क को कहते हैं कि इट इज एंड ये महाव्रत है। शारीरिक श्रम करना क्या है? महाव्रत है। तो 7वां हो गया। 8वां क्या है? 8वां है अभया और फियरलेसनेस। कहते हैं कि डोंट गेट फियर्ड ऑफ एनीथिंग। किसी का भी भय नहीं रहो, अभय हो जाओ। बी अभय, मतलब जिससे किसी का भय नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यह जो लाइफ है, इट इज नॉट परमानेंट, वन डे यू विल डाई। तो डर किस बात का? जब एक दिन मरना ही है तो मरने से किस बात का डर? अपने जीवन से डर निकाल दो। ठीक है। एंड कहते हैं कि सर्वधर्मा संभावा, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। यह क्या है? उनका 9वां महाव्रत है। कहते हैं कि सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दो। फॉर व्हाट? ताकि आप क्या करो? बायसनेस नहीं रखो, दुनिया में सबको इक्वल ट्रीट कर सको एंड इक्वालिटी शो कर सको। इसीलिए रिस्पेक्ट द ऑल रिलीजन। ठीक है। उसके बाद 10वां इनका जो महाव्रत है वो है स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस। कहते हैं कि अपनी जरूरत की चीजें अपने देश में बननी चाहिए एंड अपनी जरूरत की बेसिक चीजें हमें अपने देश की वस्तुओं को खरीदनी चाहिए। कहते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स नेबर। ये क्या है? यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास के लोगों को क्या करें? सस्टेनेबल बनाएं, इकोनॉमिकल पावरफुल बनाएं, न कि हम अपना पैसा दूर भेज दें, विदेशों में भेज दें। कहते हैं कि नहीं, स्वदेशी को अपनाओ, सेल्फ रिलायंस हो जाओ, खुद को आत्मनिर्भर बना लो, अपनी आवश्यकता की चीजें खुद इस देश के अंदर पैदा करो और वहीं से खरीदो। दिस इज 10th महाव्रत। एंड 11th इज अस्पृश्यता निर्वाणा। ठीक है, निवारण। कहते हैं कि 11वां महाव्रत क्या है? एवरी इंडिविजुअल शुड क्या करे? जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको अवॉइड करो, उसको खारिज करो, डिनाई करो। तो 11वां महाव्रत क्या है? अस्पृश्यता को समाप्त करना, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इससे क्या होगा? सोशल इक्वालिटी का प्रमोशन होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल बाय बर्थ। तो जब बाय बर्थ सभी इक्वल हैं तो व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? कहते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान बने तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से 11 महाव्रत गांधी जी ने बताए। अब आते हैं उनके 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। वो 7 महापाप हैं, सोशल सिंस हैं, जिनको कि छोड़ देना चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो जानते हैं।
पहला है वेल्थ विदाउट वर्क। कहते हैं कि बिना श्रम का धन, बिना श्रम की संपत्ति, यह क्या है? पाप है। इट मीन्स ही इज डिनाइंग क्या? कि जो आप जो लोगों से क्या ले रहे हो? लूट रहे हो, ब्राइब ले रहे हो, घूस ले रहे हो, ये क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? पाप है। तो आप वही धन पर आपका अधिकार है जो आपने अपने श्रम से कमाया है, जो आपको गिफ्ट में मिल रहा है, उपहार में मिल रहा है, वो धन आपका नहीं है। सो डोंट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब आप गिफ्ट और उपहार एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे करप्ट होने लगते हैं। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सीन, अ पाप है, इसीलिए उस पाप से बचो। सेकेंड इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस। कहते हैं कि बिना अंतरात्मा के सुख, कहते हैं कि अंतरात्मा का जो सुख है वही सबसे बड़ा सुख है, बाकी सारे सुख जो है वो क्या है? पाप है। कहते हैं कि जो हम अपने फिजिकल नीड्स के लिए, चाहे वो आंखों से सुंदर देखने के लिए, नाक से सुंदर टेस्ट स्मेल करने के लिए, जीभ से सुंदर टेस्ट करने के लिए, कान से अच्छा सुनने के लिए, जितना हम आगे बढ़ते हैं वो सारी चीजें क्या है? पाप है। तो प्लेजर कहाँ होना चाहिए? तो अंतरात्मा से होनी चाहिए। मतलब कि आप में परम शांति होनी चाहिए। आप जो काम करो, जो प्लेजर महसूस करो, वो अंदर से महसूस हुआ। सुख, बाहरी सुखों से बचो, अंतरात्मा के सुख की ओर जाओ। ये गांधी जी कहते हैं कि जो भी बाहरी प्लेजर है वो क्या है? वो पाप की ओर ले जाता है। आगे हम लोग जब एकादश महाव्रत पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे? कंट्रोल ऑफ डिजायर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना। वही बात गांधी जी यहां कहते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण रखो और अंतरात्मा का सुख महसूस करो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। कहते हैं कि बिना चरित्र का जो ज्ञान है वह भी क्या है? महापाप है। अब इसको जैसे आप लोग समझिए, विजय माल्या, he was having knowledge, sufficient knowledge, so he established an airline company। विजय माल्या के पास ज्ञान था तो उसने क्या किया? एक एयरलाइन कंपनी खड़ी कर दी। बट ही वॉज नॉट हैविंग कैरेक्टर, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था तो क्या किया? बैंकों का पैसा लूट लिया, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। तो कहते हैं कि इसीलिए नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। आप लोगों को याद होगा कि महाभारत में कर्ण जब परशुराम जी से ज्ञान सीखने जाते हैं तो झूठ बोल करके ज्ञान सीखते हैं। इसी बात पर परशुराम जी के वो प्रिय शिष्य रहते हैं, फिर भी परशुराम जी उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं था, तुम मेरे पास ज्ञान लेने आए लेकिन झूठ बोल करके ज्ञान ले रहे थे, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। मतलब कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं था, इसीलिए तुम ज्ञान के पात्र नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि योर कैरेक्टर इज नॉट सो गुड। इसीलिए यह क्या है? गांधी जी कहते हैं कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट करके और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, लोगों को मार करके और उनके शरीर के अंगों को सेल करते हैं। ये क्या है? नॉलेज है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन, पाप है, इससे बचो। फिर कहते हैं कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। कहते हैं नैतिकता के बिना व्यापार, यह एक पाप है। व्यापार करो लेकिन व्यापार इथिकल मीन्स से करो, नैतिक साधन के माध्यम से करो, अनैतिकता के साथ व्यापार नहीं करो। अनैतिकता के साथ व्यापार क्या है? पाप है। फिर कहते हैं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान। आज विज्ञान ने क्या किया है? एटम बम बना दिया है, और एटम बम बनाया ही नहीं है, उसको यूज भी किया है इंसान ने। तो क्या दिखाता है कि इंसान जब अपनी मानवता को भूल करके एंड साइंस पर रिलाई करता है
एंड साइंस को डेवलप करने लगता है तो वह इंसान नहीं होकर के क्या बन जाता है, राक्षस बन जाता है। इसीलिए वह परमाणु बम बना देता है। जबकि यूरेनियम का यूज क्या हो सकता था, पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो सकता था, लेकिन नहीं, इंसान ने क्या बनाया, एटम बम। क्यों बनाया, क्योंकि उस इंसान के पास ह्यूमैनिटी नहीं थी, साइंस था लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान को हमेशा मानवता के नियंत्रण में रहनी चाहिए। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, इट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। क्योंकि वो क्या है, खुद से अपने डिसीजन ले सकता है, तो वो साइंस है, लेकिन वह ह्यूमन नहीं है, तो उसमें ह्यूमैनिटी नहीं होगी। जिस दिन वह इतना पावरफुल हो जाएगा, जैसे अगर आप लोगों ने रोबोट एक मूवी आई थी रजनीकांत सर की, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि वो एक रोबोट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइंड होता है। बाद में वो खुद को रेप्लिकेट करने लगता है और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि इंसान के अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाता है। खुद इंसानों को खत्म करके और अपने आप अपने लिए एक फौज बना लेता है। तो वो क्या है, क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, साइंस है सिर्फ, तो उसने सिर्फ लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू किया और मानवता को छोड़ दिया। तो वैसा विज्ञान हमेशा क्या है, पाप है, जहां पर कि ह्यूमैनिटी नहीं है। फिर कहते हैं वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। कहते हैं कि बलिदान के बिना पूजा, यह क्या है, पाप है। कोई भी पूजा करो, लेकिन उस पूजा के बाद बलिदान जरूर करो। अब बलिदान का मतलब इनका यह नहीं है कि किसी जीव को ला करके काट दो। वो कहते हैं अपने अंदर की किसी बुराई का बलिदान करो। पूजा करने का फल तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करोगे। इफ यू विल डिप्राइव और लूज योर सिंस, देन दिस इज द वर्शिप। तो कहते हैं कि पूजा क्या है, पूजा तभी सफल होगी जब आप बलिदान करोगे, लेकिन किसकी, अपने सिंस की, अपने पापों की। ठीक है, तो अपने पाप को सेक्रीफाइस किए बिना, अपने अंदर की कमियों को छोड़े बिना अगर आप पूजा करते हैं तो वह क्या है, पाप है। फिर कहते हैं सेवेंथ इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मोरालिटी। कहते हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति, यह पाप है। सिद्धांत का मतलब नैतिकता, मोरालिटी। कहते हैं कि नैतिकता के बिना पॉलिटिक्स क्या है, पाप है। क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर गेन करने के लिए अगर है तो वहां पर जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स को मोरल होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो लोग जाते हो वो क्या हो, वो मोरली स्ट्रांग हो, नैतिक हो, तभी वो सोसाइटी में जस्टिस कर पाएंगे। तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। ठीक है, तो सोसाइटी को क्या एडप्ट करना चाहिए एंड क्या लिव करना चाहिए, गांधी जी ने यहां बताया है। ठीक है, जिसमें एकादश महाव्रता, 11th वोज एंड 7 सोशल सिंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जीवन में हमें क्या अपनाना चाहिए एंड क्या छोड़ना चाहिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड गांधी जी के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझते हैं। हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी वॉज रूटेड इन मोरालिटी एंड एथिक्स। अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिक्स 7 सिंस में जो सबसे लास्ट वाला सिंस था क्या था, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी। यही था ना, नैतिकता के बिना राजनीति पाप है। तो वही बात गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सिन। इसीलिए हर राजनेता को क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। फिर आगे कहते ही एडवोकेटेड सत्याग्रह। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सत्याग्रह होना चाहिए। और अगर पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, जब 1922 में गांधी जी को ले जाया गया कोर्ट में एंड इन पर मुकदमा चला, तो जज ने कहा कि आप अपने अगेंस्ट जो आरोप लगाए गए हैं, आर यू एक्सेप्टिंग इट। तो गांधी जी ने कहा नो, आई एम डिनाइंग योर जस्टिस, आई एम डिनाइंग द एलिगेशंस यू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन मी। और कहते हैं कि मैं इसलिए डिनाई कर रहा हूं क्योंकि ये जो अदालत है, ये जो सिस्टम है, ये जो ब्रिटिश रूल है,
उसके जो रूल्स हैं वो क्या है, वो अनएथिकल रूल्स हैं, और अनएथिकल रूल्स को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि इस अदालत से भी ऊपर देयर इज अ अदालत, देयर इज अ कोर्ट एबव दिस कोर्ट, एंड द नेम ऑफ दैट कोर्ट इज वॉइस ऑफ कंसाइंस। कहते हैं कि इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है, और उस अदालत का नाम है अंतरात्मा की अदालत। और मेरी अंतरात्मा की अदालत कहती है कि इस सरकार के द्वारा बनाए गए कानून गलत हैं, तो गलत है तो मुझे विरोध करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? सत्याग्रह करना चाहिए। कैसा सत्याग्रह? नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस टुवर्ड्स इनजस्टिस, नॉन वायलेंस सत्याग्रह करना चाहिए, एंड आई एम डूइंग दिस। तो गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होना चाहिए? पॉलिटिक्स में सत्याग्रह, पॉलिटिक्स इथिकल होना चाहिए, और अगर पॉलिटिक्स इथिकल नहीं है तो लोगों को क्या करना चाहिए? नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस करना चाहिए उस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट। जैसे अन्ना हजारे का जो 2011 का आंदोलन था, इट वॉज नॉन वायलेंट पीसफुल सत्याग्रह अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, तो गांधी जी भी इसी बात को प्रमोट करते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में न्याय नहीं है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट लोगों को क्या करना चाहिए? नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो पॉलिटी है इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों का क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वह बाकी सभी इंस्टीट्यूशन के पावर को कंट्रोल करने लगे। इसीलिए पावर कैसा होना चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ग्राम स्वराज की कंसेप्ट, ग्राम स्वराज के कंसेप्ट को प्रमोट किया, ग्राम स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि ग्राम स्वराज क्या है? इट इज द वे ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द स्टेट और टू द नेशन। एक राष्ट्र को न्याय देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है ग्राम स्वराज लेकर आओ। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोगों ने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के इकोनॉमिक फिलॉसफी को समझते हैं। हिज इकोनॉमिक फिलॉसफी वॉज डीपली रूटेड इन एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कहते हैं कि हैवी मशीनरी लगा करके और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाना अच्छी बात नहीं है। एंड वाई इट इज? बिकॉज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा? विल रिप्लेस लेबर्स। जो बड़ा औद्योगिकरण है वह श्रम को रिप्लेस कर देगा, तो श्रम को रिप्लेस कर देगा तो लोगों के रोजगार छीन जाएंगे, क्योंकि लोग श्रम करके रोजगार प्राप्त करते हैं। एंड हैवी इंडस्ट्री क्या करेगी? उस श्रम को रिप्लेस कर देगी मशीन से, तो ऐसे में इंसान के लिए रोजगार का संकट हो जाएगा। इसीलिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्थान पर क्या करना चाहिए? जो लोकल एमएसएमई है, कुटीर उद्योग है, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, नॉट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर ही अपोज्ड एक्सप्लॉयटेशंस। कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए। एंड इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सब कुछ है, जो इंसान को चाहिए वो सब कुछ है, सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी एक भी इंसान की लालच पूरी करने के लिए इस संसार के पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिव एक्सप्लॉयटेशन, किसी का एक्सप्लॉयटेशन मत करो, अपनी आवश्यकताएं पूरी करो। डोंट कलेक्ट टू मच, बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करो, जितनी जरूरत है उतना ही रखो। जैसे कबीरदास के शब्दों में कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसी को गांधी जी कहते हैं डोंट एक्सप्लॉयट। ठीक है, फिर कहते हैं कि
ब्रेड लेबर मीन्स एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल मस्ट वर्क फॉर क्या, सस्टेनेंस, कि हर इंसान को कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए ताकि कभी भी अगर कोई आपात परिस्थिति आ जाए और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नष्ट हो जाए तो भी वह शारीरिक श्रम करके अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वही इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड है जो हर इंडिविजुअल को क्या करता है, ब्रेड लेबर मतलब शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, फिर आगे का इनका इकोनॉमिक फिलॉसफी है ट्रस्टीशिप। व्हाट इज ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप का मतलब है कि इफ यू आर अर्निंग मोर देन योर नीड्स देन द एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉट ऑफ योर्स। अगर आप अपनी जरूरत से अधिक अर्न करते हैं, अधिक कमाते हैं, तो जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है वह आपका नहीं है। डोंट कंसिडर इट ऑफ योर सेल्फ, उसे अपना मत समझो। तो क्या समझो उसे? उसको, उस धन को, खुद स्वयं को क्या समझो? उसका ट्रस्टी समझो। कंसिडर योर सेल्फ एज ए ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ। उस धन को अपना मत समझो, बल्कि उस धन को क्या समझो कि आप उस धन के सिर्फ ट्रस्टी हो। ट्रस्टी मतलब रखवाला हो। एंड यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, और उसको कहां यूज करो? मानव कल्याण के लिए खर्च करो। तो वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी आवश्यकता से अधिक मेहनत करके कमाओ, नहीं कहते हैं कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन अपनी जरूरत से अधिक जो भी धन आपके पास है उस धन का मालिक खुद को बस मत समझो, ट्रस्टी समझो, और उस धन का सदुपयोग करो दूसरे के कल्याण में, दूसरे के वेलफेयर में। ठीक है, तो यह गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, फिर आगे का इनका इकोनॉमिक कंसेप्ट है स्वदेशी। इट मीन्स सेल्फ रिलायंट विलेज इकोनॉमी। वो कहते हैं कि हमें, हमारा जो इंडिया है, इट इज द कंट्री ऑफ विलेजेस, यह गांवों का देश है। तो कहते हैं कि हमारे जो गांव हैं वो कैसे होने चाहिए? सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होने चाहिए। हमारे गांव किसी पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। हमारे गांव की जरूरत की चीजें गांव में ही बन जानी चाहिए। जैसे एक गांव में जो जो जरूरत है, गांव में किसान रहता है तो उसकी फसल काटने के लिए उसे दराती की जरूरत है, तो गांव में लोहार भी है। कपड़ा धोने के लिए धोबी भी है। ठीक है, बर्तन बनाने के लिए मोची है, कुम्हार है, पूजा कराने के लिए पंडित है, खेती करने के लिए किसान है, कपड़ा बनाने के लिए वो वेवर कम्युनिटी है। तो गांव में ही वो हर चीज उपलब्ध हो जानी चाहिए जो उस गांव की बेसिक जरूरत है। वो ये नहीं कह रहे कि गांव आइसोलेशन में रहे, बाकी गांव से कोई, बाकी शहर से कोई मतलब, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मतलब रखें, लेकिन बेसिक नीड्स अपना खुद से वो गांव पूरा कर लेना चाहिए। और यही भारत को क्या बनाएगा? सेल्फ सस्टेनेबल एंड रिलायंट इंडिया बनाएगा। कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना होगा? स्वदेशी को अपनाना होगा। प्रोड्यूस एंड बाई लोकल्स। आज भारत ऐसे बहुत सारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके स्कीम चला रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? मेक इन इंडिया चला रहा है। तो ये क्या है? इट इज द इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ गांधी विच इज प्रमोटिंग स्वदेशी। हम आज भी उसको क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर रहे हैं। तो गांधी के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड गांधी के रिलीजियस फिलॉसफी को समझते हैं। गांधी वॉज डीपली स्पिरिचुअल, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल। वो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बट नॉट सेक्टेरियन, लेकिन किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे। ही वॉज नॉट सांप्रदायिक, ही वॉज नॉट सेक्टेरियन, बट धार्मिक और स्पिरिचुअल। वह स्पिरिचुअल थे, वह ईश्वर को मानते थे, लेकिन वह किसी एक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे कि मैं सिर्फ इसी संप्रदाय के सिद्धांत को मानता हूं। नहीं, ही वॉज, वो कहते थे कि ऑल रिलीजन आर ट्रू, सभी धर्म सही है। एवरी रिलीजन आर ट्रू।
तो इसीलिए जब सभी धर्म सही हैं तो सभी धर्मों से उन्होंने क्या सीखा, जो उनकी अच्छी अच्छी बातें थी वो सीख रहे थे। इसीलिए किसी एक धर्म में या किसी संप्रदाय में वो बंधे हुए नहीं थे। इनका जो कंसेप्ट है वो रिलीजियस प्लूरलिज्म का है। इट मीन्स वो खुद कहते हैं कि गॉड हैज नो रिलीजन, ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, इसीलिए रिलीजियस प्लूरलिज्म मतलब सभी धर्म को अपनाओ, सभी धर्म का सम्मान करो, एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल रिलीजन, इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों से प्रेरणा लिया, सभी धर्मों से कुछ सीखा। ठीक है, कहते हैं कि ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन इज टू सर्व मोरल प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। कहते हैं कि रिलीजन का एकमात्र उद्देश्य यही है, द ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन इज टू सर्व मोरल प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान के नैतिकता का विकास करे, इंसान को और नैतिक बनाए। तो सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, नैतिकता को बढ़ावा देना, इसीलिए किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं होना है। ठीक है, तो ये गांधी की रिलीजियस फिलॉसफी है। अब आते हैं कि ठीक है, गांधी की फिलॉसफी हमने देख ली, लेकिन गांधी की क्रिटिसिज्म भी आज बड़े स्तर पर होता है, बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, हम भी कुछ थॉटफुल क्रिटिसिज्म करते हैं गांधी का। इनका पहला क्रिटिसिज्म है कि इनका जो आइडियलिज्म है, इनका जो फिलॉसफी है, इनकी जो फिलॉसफी है, इट वाज यूटोपियन आइडियलिज्म। मतलब यूटोपियन का मतलब होता है कि इनप्रैक्टिकल, वह प्रैक्टिकल नहीं है उतना, सिर्फ क्या है, हम अपने अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी दुनिया होगी। तो गांधी की जो फिलॉसफी है वह वही बहुत अच्छी दुनिया की इमेजिनेशन है, रियलिटी में वो फिलॉसफी अप्लाई करने में परमानेंटली सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्रिटिसिज्म है कि ही वॉज अपोज्ड टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज हैवी इंडस्ट्री और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आकर के इंसान को क्या बना दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही आदि मानव को क्या बना दिया है, अंतरिक्ष मानव बना दिया है। आज हम जंगलों से निकल करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के माध्यम से। एंड औद्योगिकरण के माध्यम से है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से ही हमने जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है उसको फुलफिल किया है, जो बेसिक जरूरतें हैं उसको पूरा किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हैवी प्रोडक्शन किया है और लोगों की जरूरतों को पूरा किया है, बट गांधी वॉज अगेंस्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यह भी गांधी का क्या है, क्रिटिसिज्म है कि ही वॉज नॉट फैमिलियर विथ द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उन्होंने शायद समझा नहीं कि औद्योगिकरण सिर्फ रोजगार छीनेगा नहीं बल्कि नए रोजगार पैदा भी करेगा और बेसिक जरूरतों का भी पालन करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म है। थर्ड वन इज सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हैं गांधी जी, उसके बारे में उनका क्रिटिसिज्म है कि सेलिबेसी इज अगेंस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ मैनकाइंड। अगर सब कोई ब्रह्मचारी हो जाएगा तो हमारी जनरेशन सर्वाइव कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। तो यह भी गांधी का एक क्रिटिसिज्म है कि ही वॉज ओवर एम्फेसाइजिंग सेलिबेसी, वह ब्रह्मचर्य पर अधिक जोर दे रहे हैं और उसको 11 महाव्रत 11 वोज में शामिल कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य को अगर प्रमोट किया जाएगा तो फिर सोसाइटी में इंसान खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारा जनरेशन रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगला क्रिटिसिज्म है मिसअंडरस्टूड रिलीजन एंड धर्मा। गांधी कहते हैं कि ऑल रिलीजन आर सेम, बट इन रियलिटी ऑल रिलीजन आर नॉट द सेम। ऑल रिलीजन हैव सम गुड थिंग्स एंड सम बैड थिंग्स ऑल्सो। सभी धर्मों में कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है।
सभी रिलीजन का पर्पस भी अलग अलग है, ठीक है। तो धर्मा का जो कंसेप्ट है, जैसे हिंदुइज्म में धर्मा का कंसेप्ट है, तो वो क्या है? धर्मा इज ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड, इंसान का कर्तव्य ही क्या है? धर्म है। कहते हैं कि धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मतलब धर्मा इज डिफरेंट थिंग एंड रिलीजन इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि रिलीजन कहता है कि यू शुड फॉलो वन बुक, वन गॉड एंड वन फिलॉसफी। धर्मा क्या कहता है? नो, जो बेस्ट है उसको फॉलो करो, जो ह्यूमन काइंड के लिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए अच्छा है वो करो। जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज का भी धर्म है, सन हैज देयर ऑन इट्स ऑन धर्मा। सूरज का धर्म क्या है? चमकना। मून हैज इट्स ऑन धर्मा, चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता देना। तो उसी तरीके से धर्मा इज डिफरेंट थिंग एंड रिलीजन इज डिफरेंट थिंग। लेकिन गांधी जी, क्योंकि गांधी जी हिंदुइज्म को जानते थे तो वो धर्म को जानते थे, बट ही वॉज नॉट वेल अवेयर ऑफ ऑल रिलीजन, वो बाकी सभी धर्मों को गहराई से पढ़े हुए नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने जो हिंदुइज्म में धर्म का कंसेप्ट है, बाकी सभी धर्मों को भी उसी के समान मान लिया। तो इस आधार पर भी गांधी जी की क्या होती है? क्रिटिसिज्म होती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज प्योरिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स इज क्वेश्चनेबल। वो कहते हैं कि साध्य और साधन, मीन्स एंड एंड्स, ये हमेशा प्योर होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब हमारा लक्ष्य भी सही होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी सही होना चाहिए। जैसे तिरुकुरल में कहा गया है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, मतलब जैसा साधन अपनाओगे वैसा ही परिणाम निकलेगा। गांधी जी भी यही कहते हैं कि जैसा साधन अपनाओगे वैसा परिणाम निकलेगा, इसीलिए साधन भी सही होना चाहिए, तभी साध्य अच्छा होगा। लेकिन यह क्वेश्चनेबल है, यह हमेशा सही नहीं हो सकता है। कभी कभी हमें अनैतिक साधन अपनाने पड़ते हैं ताकि नैतिक लक्ष्य प्राप्त हो सके। जैसे मैंने पिछले बार भी बार पहले भी डिस्कस किया है कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना, किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोलना, यह क्या है? हमने झूठ बोला, गलत है अकॉर्डिंग टू गांधी। डू नॉट स्पीक लाई इन एनी कंडीशन। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है? किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना, यह पुण्य है, एथिकल है। तो यहां पर गांधी जी का जो एंड्स एंड मीन्स के प्योरिटी का कंसेप्ट है, इट वॉज नॉट अप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन। तो यह भी गांधी जी का एक क्रिटिसिज्म है। अपार्ट ऑफ दिज क्रिटिसिजम्स, गांधी जी को हम जो जानते हैं कि गांधी जी ने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को प्रमोट किया कि इंसान को कैसा होना चाहिए? लिविंग सिंपल होनी चाहिए, अपनी ज़रूरतें कम कर दो लेकिन विचार बड़ा रखो, सबका सम्मान करो, सबके साथ मिलजुल करके रहो, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कम रखो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। फिर कहते हैं स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। उन्होंने एक ऐसे मानवता की संकल्पना की जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में डिफाइन करते हैं कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, कि जब बॉडी माइंड एंड सोल, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर और आपकी आत्मा तीनों जब एक तरीके से काम करती है, मतलब आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और वही करते हैं, तो वह क्या है? वह स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म है। और उसको फॉलो करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आपको नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना है, बट नॉट ओनली इन एक्शन बट ऑल्सो इन थॉट। विचारों से भी अहिंसक होना है, सिर्फ कार्य से नहीं। उसी के बाद अगला कहते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ। कहते हैं कि खुद के पहले दूसरों की सेवा करो। ये गांधी का क्या है? कंक्लूजन है उनके थॉट का कि मानवता की सेवा पहले से ज़्यादा खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैंने जो जीवन जिया है, जैसे जिया है वही मेरा संदेश है। अगर मुझे मानते हो तो मैं जैसे जिया हूं, मैंने जैसे जीवन जिया है, आप भी उसी को वैसे ही एज इट इज एडॉप्ट करो। ठीक है।
मुझे उम्मीद है गांधीयन फिलॉसफी के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया है, उसके बाद अगर कभी भी आपको गांधी के फिलॉसफी, उनके थॉट्स को, उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जिस भी थॉट्स को लिखना हो, कहीं भी कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस सीरीज में लगातार बने रहिए एंड आई विल मेक श्योर कि आपको एथिक्स में ही नहीं, बल्कि चाहे वो ऐसे राइटिंग कर रहे हों या फिलोसफिकल कोई भी कंटेक्स्ट लिख रहे हों, कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। बस बिलीव करो मुझ पर, मेरे साथ लगे रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ भी, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये बाकी लोगों तक भी पहुँचे, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।